रजनीश कमरे में पहुंचा तो नन्ही वहां से नदारद थे। ड्रेसिंग रूम का दरवाज़ा हल्का सा खुला देखकर रजनीश सीधा वहां दाखिल हो गया। सामने का दृश्य देखकर उसे अपनी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी सी लहर महसूस हुई। किसी बुत की तरह खड़ी नन्ही का एक हाथ अपनी पीठ पर था और दूसरे से उसने अपनी कुर्ती को कसकर मुट्ठी में दबा रखा था। भींचकर बंद की गई आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। भले ही नन्ही की पीठ दीवार की तरफ थी और चेहरा रजनीश की तरफ था। वो शीशे में नन्ही की पीठ पर बने वो काले सफ़ेद निशान साफ साफ देख पा रहा था। दंग रह गया रजनीश नन्ही के इस रूप को देखकर। आज वो समझ पा रहा था कि उस दिन नन्ही की बातों का मतलब क्या था। सही कह रहा था तपन, हमें उसके अतीत के बारे में कुछ नहीं पता। वो रजनीश पर इल्ज़ाम नहीं लगा रही थी, बल्कि अपने अतीत से नज़रें चुरा रही थी। रजनीश का कलेजा मुँह को आने लगा। कितनी तकलीफ़ सही होगी नंदिनी ने, किस कदर तड़पी होगी बेचारी। कभी मरहम भी लगाया हुआ उस जालिम ने पलट कर, या फिर सिर्फ दर्द देने भरकर रिश्ता निभाता रहा वो नंदिनी के साथ। इस सवाल का जवाब ढूंढना होगा मुझे, और फिर उसके इन सूख गए जख्मों पर मरहम भी रखना होगा। इतनी तकलीफ़ में रहना किसी के लिए भी सही नहीं। अपने ही विचारों में डूबे रजनीश ने एकाएक आगे बढ़कर नन्ही को अपने आलिंगन में ले लिया। रजनीश का पहला स्पर्श। नंदिनी चिढ़ गई और बिना कुछ सोचे समझे रजनीश के सीने में समा गई। विशेष के दिए इस दर्द ने उसे पत्थर बना दिया था, मगर आज रजनीश के इस पाक पवित्र स्पर्श ने उसके अंदर घृणा नहीं बल्कि तड़प जगा दी थी। तड़प अपना दर्द बांटने की, तड़प अपनी अनकही हर तकलीफ़ को कह देने की। आज तक मम्मी से भी छिपा कर रखा था अपना ये भयावह रूप, खुला भी तो किसके सामने, जिससे छिपाने की सबसे ज़्यादा दरकार थी। रजनीश कभी पसंद नहीं करेंगे उसे, उसका अपना विश्वास था। पहले तो रजनीश का खुद का इतना आकर्षक व्यक्तित्व, जिसके आगे वो स्वयं को नगण्य ही मानती थी। उस पर से संगीता के बारे में आज तक जितना भी देखा सुना था, नंदी उसके पाँव की छोटी उंगली बराबर भी नहीं बैठती थी। फिर ये शादी कोई रजनीश ने उस पर फिदा होकर तो की नहीं है। एक मजबूरी है ये शादी, सबकी सुरक्षा के लिए किया गया एक जबरन रिश्ता है ये। वरना रजनीश के लिए आज भी खूबसूरत और आकर्षक रिश्तों की कमी नहीं थी, जानती थी नंदी। पाठ वाले दिन उसने नेहा को कहते सुना था धीर से, शायद मैं ही तुम्हारी माँ बन पाती। कटकर रह गई थी नंदी उस दिन। नेहा का व्यक्तित्व तो बहुत ज़बरदस्त था। एक से बढ़कर एक कला की सुंदर लड़कियों के होते उसके साधारण नैन नक्श भला क्यों रजनीश को लुभाएंगे, ऐसा उसका मानना था। पर फिर भी आज उसके सानिध्य में वो पिघल रही थी। कोई उत्तेजना या कोई कामुकता नहीं थी उनके इस आलिंगन में। इसमें तो बस एक पवित्र सी सुगंध थी। रजनीश की तरफ से सब ठीक कर देने का विश्वास था, तो नन्ही की तरफ से सब बिगड़ जाने का डर। आज उसका सच जानकर शायद रजनीश कभी उसके नज़दीक आना भी नहीं चाहेंगे। नज़दीक? 1 मिनट इससे नज़दीक? वो पहले ही तेरे काफ़ी नज़दीक है नन्ही। नन्ही को अचानक अपनी पोजीशन का एहसास होने लगा। वो सकचाकर रजनीश से दूर होने लगी तो रजनीश ने उसे वापस आलिंगन में ले लिया। शीशे में देखते हुए उसके एक एक निशान को बहुत प्यार से सहला रहा था रजनीश, जैसे उसके छूने से वो निशान शायद गायब ही हो जाएं। नन्ही को जब से अपनी नज़दीकी का एहसास हुआ था वो शर्म से गड़ी जा रही थी। रजनीश तल्लीन था, पूरी तन्मयता से उसके एक एक निशान को परख रहा था। काले वाले निशान कुछ गहरे भी थे, जैसे मार के साथ उसकी खाल और थोड़ा बहुत मांस भी उधड़ गया हो। रजनीश की आंखों में भी आंसू आ गए। नन्ही के दर्द की कल्पना मात्र ही उसकी रूह को दहला रही थी। नन्ही अब जल्दी से उसके स्पर्श से दूर जाना चाहती थी। उसका दिमाग उसे छिटक कर अलग हो जाने का आदेश दे रहा था, मगर उसका दिल और शरीर उसके किसी भी आदेश को मानने के लिए तैयार नहीं था। उसने कसकर अपनी आंखें बंद की और रजनीश को हल्का सा धक्का देकर खुद से अलग कर लिया। मिस्टर मल्होत्रा। रजनीश फिर नन्ही की तरफ बढ़ने लगा। नीचे नेहा मेरा इंतज़ार कर रही होगी। नन्ही ने नज़रें झुकाए हुए ही जवाब दिया। अपना सच सामने आने के बाद वो रजनीश से नज़रें नहीं मिला पा रही थी। ओह, अच्छा ठीक है, फिर तुम होकर आओ, मैं शाम को मिलता हूँ तुमसे। रजनीश की निगाहें अभी भी नन्ही की पीठ से हट नहीं रही थीं। वो तुम कुछ और पहन लो अपने पुराने कपड़ों में से, इनको मैं नेहा के पास भेजकर सही करा देता हूँ। रजनीश ने एक बार फिर नन्ही को निगाह भरकर देखा और ड्रेसिंग रूम से बाहर निकल गया। रजनीश और नन्ही को साथ में नीचे आते देखकर नेहा ने मन ही मन कुछ भद्दा सा बोला और प्रत्यक्ष में आगे बढ़कर नन्ही को गले लगा लिया। ओ स्वीटी, यू टुक सो लॉन्ग, लेट्स गो, वी आर ऑलरेडी लेट। जल्दी ही नन्ही और नेहा किटी पार्टी के लिए निकल चुकी थी।
रजनी सुधा जी के हाव भाव देखकर समझ रहा था कि नन्ही का वही तांत वाली साड़ी पहनकर जाना उन्हें बुरा लगा है। उसने सुधा जी को अपने स्टडी रूम में आने का इशारा किया और खुद तपन को फ़ोन मिलाने लगा। तपन को शहर के बेस्ट डर्माटोलॉजिस्ट का अपॉइंटमेंट देने की कहकर उसने गहरी सांस छोड़ी और सुधा जी के आने का इंतज़ार करने लगा। सुधा जी जानती थी कि स्टडी रूम में बुलाने का मतलब कुछ सीरियस मैटर है जो वो गीता बुआ और आशा जी के सामने नहीं बता सकता। रजनीश से सच जानकर सुधा जी हैरान रह गई। कुछ देर सोच में डूबा रहने के बाद अचानक उन्हें याद आया, रजनीश, कुछ सफ़ेद निशान शरण्या के पैर पर भी देखे हैं मैंने। रजनीश और सुधा जी उन निशानों का मतलब समझते ही घबरा गए। इसका मतलब शरण्या को भी, उफ, वो बाप था या जल्लाद। नेहा की गाड़ी में बैठकर वो दोनों ही रोहिणी के घर की तरफ बढ़ गई। कुछ मिनट तो दोनों के बीच अजीब सा मौन पसरा रहा। फिर नेहा ने ही म्यूज़िक धीमा करके नन्ही से बातचीत शुरू की। तो कैसा रहा मल्होत्रा मैंशन में आ जाना और किसी और की जगह खुद को फिट करना? ना चाहते हुए भी नेहा की टोन कड़वी हो गई थी। नन्ही बड़े गौर से बोलती हुई नेहा के चेहरे पर आ रहे हाव भाव पढ़ रही थी। कुछ ज़्यादा अच्छी फीलिंग्स नहीं आ रही थी नन्ही को नेहा के साथ बैठकर। उसने नेहा के सवाल को बड़े ध्यान से सुना। 2 मिनट के लिए सोचती रही, फिर जवाब दिया, नेहा, मैं खुद को किसी की जगह फिट नहीं कर रही हूँ। इनफैक्ट कोई भी इंसान किसी दूसरे की जगह नहीं ले सकता। जब तक कोई जिंदा है उसका वजूद दूसरे से अलग होगा ही, और अगर वो नहीं रहा तो भी उसकी शख्सियत, उसकी यादें हर कहीं मौजूद रहती ही हैं। उनको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। नन्ही का जवाब सुनकर नेहा सकते में आ गई। मैंने इसे कमतर समझा था। घर में तो कैसे छुई मुई बनी गाय की तरह सुधा आंटी के पीछे पूँछ हिलाती फिरती है, मगर अकेले में पूरा ज्ञान बघार रही है, मास्टरनी जो ठहरी। सही बात। वैसे तुमने तैयार होने में बहुत टाइम लगा दिया, वरना मैं आज तुम्हें लेने किसी खास मकसद से आई थी। नेहा ने टॉपिक बदलते हुए कहा। ओह, कहो ना नेहा, क्या कहना चाहती हो? नन्ही ने भी अपने को थोड़ा संभालते हुए यथासंभव मीठी ज़बान में पूछा। आखिर ननद की भी ननद है, जरा सी गलती सारे रिश्तों पर भारी पड़ सकती है। ये तो तुम जानती ही हो कि संगीता और मैं बेस्ट फ्रेंड थे, पर शायद तुम्हें हमारी दोस्ती की गहराई का अंदाज़ा नहीं होगा। मैं दिखाती हूँ तुम्हें कुछ। नेहा ने अपने फ़ोन की गैलरी खोली और संगीता रजनीश के ढेर सारे पर्सनल फ़ोटोज़ और वीडियोज़ दिखाने शुरू कर दिए। नेहा की गैलरी में रजनी संगीता के इतने प्राइवेट मोमेंट्स देखकर नन्ही की निगाहें शर्म से झुकने लगीं। ये कैसी फ्रेंडशिप थी इन लोगों की? कितना भी करीबी रिश्ता रहा होगा इनका। क्या संगीता को अपने इतने पर्सनल वीडियो शेयर करने चाहिए थे? नन्ही, कहाँ खो गई तुम? नेहा के हिलाने पर नन्ही अपनी ख्याली दुनिया से बाहर आई। नेहा ने वो फ़ोटो वीडियोज़ नन्ही को जानबूझकर दिखाए थे। वो नन्ही का रिएक्शन जानना चाहती थी। शर्माना, सकुचाना या जेलस होना तो उसने इमेजिन किया था, मगर इतनी गहरी सोच में चली जाएगी नन्ही, ये उससे उम्मीद नहीं की थी। वो तुम ख्यालों में ही डूब गई। ज़रूर अपने और रजनीश के मोमेंट्स याद आने लगे होंगे तुम्हें। नेहा अपने अंदर की आग को छिपाते हुए जबरन मुस्कुरा रही थी। नेहा की बात सुनते ही नन्ही अलर्ट हो गई। सॉरी नेहा, आपका और संगीता का रिश्ता रहा होगा इतना ओपन, पर मैं अपनी पर्सनल बातें किसी से शेयर नहीं कर सकती। नन्ही ने बात कही ज़रूर विनम्रता से थी, मगर उसके पीछे की चेतावनी बिल्कुल साफ समझ आ रही थी नेहा को। अपनी झेप मिटाते हुए वो हंसकर बोली, यही तो बात करनी थी मुझे तुमसे आज। क्या हम बेस्ट फ्रेंड बन सकते हैं? नन्ही को ना चाहते हुए नेहा का ऑफ़र मानना पड़ा और उसने नेहा से हाथ मिलाकर दोस्ती पर मुहर लगानी पड़ी। जल्द ही वो दोनों रोहिणी के घर में थे। फरवरी का महीना होने की वजह से रोहिणी ने वैलेंटाइन डे थीम रखी थी। सारे में रेड बैलून्स लगाकर घर को प्यार के रंग में रंग दिया था। साबिया और मिसेज गुप्ता ने आगे बढ़कर उन दोनों का वेलकम किया। बाकी लोगों से नन्ही का परिचय कराया जाने लगा और नन्ही की झिझक कुछ मिनटों में ही खुलने लगी। फ्रेंड्स, क्या होगा इस किटी पार्टी में? क्या नेहा नन्ही के साथ कुछ गलत कर पाएगी? इन सभी जवाबों को लेकर हम हाजिर होंगे आपके सामने नेक्स्ट एपिसोड लेकर। फ्रेंड्स, अगर आपको कहानी पसंद आ रही हो तो उसे लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आपको आने वाली न्यू स्टोरी का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।